और फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा है, वो कभी ना आपको पहले पेज पे लेके ज़रूर जाएगा। जब आपको पहले पेज पे लेके जाएगा आपको पागल कर देगा कुछ देर के लिए, तो भाई आपको इतने सारे मैसेज आएंगे काम के कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो। उसके ऊपर आपके पास कस्टमर $20 का भी आएगा पर कस्टमर, एक कस्टमर। आपके पास 50 का भी आएगा, आपके पास 500 का भी आएगा, आपके पास 1000 का भी आएगा। अगर मेरी बात करें तो फाइवर के ऊपर जो मैंने मैक्सिमम क्लोज़ किया हुआ है वो $15,000 क्लोज़ किया हुआ है मैक्सिमम एक क्लाइंट के साथ। ठीक, मतलब इससे बड़ा मुझे फाइवर पे प्रोजेक्ट नहीं मिला था। लेकिन मैं 15,000 पे भी हैरान था कि 15,000 फाइवर से आ जा। हाँ मतलब मैं भी आपसे बात सुन रहा हूँ तो हाँ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि $15,000 आप कैसे क्लोज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जो ये बच्चे काम ख़राब करेंगे, करते भी हैं माशाल्लाह से, कि काम अब यहाँ पे ना दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं बड़े तेज़ जिनको काम आता है, और एक माशाल्लाह से दूसरी वाली कैटेगरी जिनको भी काम शाम कोई नहीं आता लेकिन वो आ जाते हैं, चलो यार कुछ करते हैं। अच्छा, जिनको तो काम आता है वो तो बड़े आराम से डिसार्ट तो वो भी हो जाते हैं अपवर्क के ऊपर आके। फाइवर की तो हमने बात की ना, फाइवर का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि आपने लगा दिया है, सर्च किया, क्लाइंट आपके ऊपर डायरेक्टली आ गया। अपवर्क के ऊपर आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़नी है। अभी हमने सर्च की बात की, फिर मैंने आपको कहा भी आप उन क्लाइंट्स के पास लाजमी जाएँ जो न्यू हैं, जो पुराने उनके पास भी जाएँ, लेकिन जो न्यू है उनके पास लाजमी उनको टारगेट करें और बिड लाजमी करें वहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट में ये डिस्कस करेंगे बिड करनी क्या चाहिए, लिखना क्या चाहिए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मतलब एक क्लाइंट को यहाँ पे छोटा है बड़ा है, आप क्लाइंट के पास जाएँ। और एक्चुअली छोटा शायद न्यूबी के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लाइकली है कि वो आपके जो बड़ा क्लाइंट है ना वो ऑलरेडी देख रहा होगा एक्सपीरियंस बंदे को, जिसकी प्रोफाइल टॉप रेटेड है, टॉप रेटेड प्लस है, आपको उसने देखना ही नहीं है, मुंह नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। तो कोशिश करें अपने कनेक्ट्स बचाएं, छोटे क्लाइंट्स के पास जाएं, एंट्री लेवल या इंटरमीडिएट जॉब्स पे अप्लाई करें। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, हमने अपवर्क से स्टार्ट की थी, उधर से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेना स्टार्ट किए थे, तो लाइक वी हैड फिनोमिनल सक्सेस विद अपवर्क। यार आई थिंक जैसे आप फाइवर में कह रहे हैं कि यार 15,000 का मैंने ऑर्डर लिया, तो मैं हैरान हो रहा हूँ। तो मैं जब किसी को बताता हूँ यार कि अपवर्क से वी क्लोज्ड मोर देन $100,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो लोग हैरान होते हैं यार कि ये कैसे हो सकता है यार। बिल्कुल तो और एब्सोल्युटली पॉसिबल है यार, लोग बैठे हैं वहाँ पे, इट्स नॉट वेरी अननोन, मतलब ये बिल्कुल अनहोनी बात कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसमें यही आता है ऑफ कोर्स कि आपने अपनी जॉब देखी, आप इंटरेस्टेड है, तो आपने प्रपोजल लिखना है। अब ये तो मेरे ख्याल से होली ग्रेल है अपवर्क का कि प्रपोजल लिखना। आई थिंक दैट इज़ द लाइक नंबर 1 स्किल फॉर वर्किंग ऑन अपवर्क मेरे ख्याल से। यहीं पे हमारी आधी से ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 99% जो आवाम है जो नई आ रही होती है वो यहीं से मार खा के निकल जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रपोजल राइटिंग जो है ना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल भी है। अच्छा, इसको ये फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो कि मतलब कि आसान चीज़ नहीं। पहले तो सारी चीज़ ये समझ लें कि ये आसान चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप बिज़नेस करने जा रहे हैं कि अब जब किसी अब फॉर एग्जांपल आप यू वांटेड टू विन अ जॉब, तो कैसे विन करनी है आपने भाई अपने आप को स्टैंड आउट करना है फ्रॉम अदर्स। कैसे स्टैंड आउट करना है, वो एक प्रपोजल ही एक तरीका है अपने आप को स्टैंड आउट करने का। प्रोफाइल आपकी नहीं है, जब आपकी प्रोफाइल नहीं है, स्टैंड आउट करना है, प्रपोजल से करना है, तो प्रपोजल लिखना आपको आना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रपोजल आपका वही होना चाहिए जो उस बंदे ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी चीज़ें मेंशन कर दी हैं और आपका वाकई ही उन चीज़ों में एक्सपीरियंस है, तो आप बड़ा अच्छा प्रपोजल लिख लेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर तो आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे होंगे और कॉपी पेस्ट का आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना। बिल्कुल सही बात। क्लाइंट को बड़े आराम से पता लग जाता है कि ये प्रपोजल इसने खुद लिखा है और ये प्रपोजल कॉपी पेस्ट हुआ है, बड़े आराम से लिखे। हाँ जी, वो आप मैंने एक दो दफ़ा जॉब, हमें भी कुछ रिसोर्स है, तो वो अब स्क्रॉल करें आपको नज़र आ जाता है, उसकी पहली लाइन से पता लग जाता है भाई कि किस किस्म का बंदा है, मतलब इसको क्या आता है। मेरे ख्याल से जब आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो यू हैव टू फर्स्ट चेक। पहले तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि क्लाइंट के नाम से लाजमी शुरू करें, और उसके अलावा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दें कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी भी। कहाँ से पता चलता है क्लाइंट का नाम ज़्यादातर आ रहा होता है जब आप प्रोफाइल प्रपोजल पे जाते हैं, राइट साइड पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आ रहा होता है नाम मोस्टली। अच्छा, मैं तो लाइक आई थिंक आवर टीम डज इट फ्रॉम द कमेंट्स, कि कमेंट्स के अंदर ना अगर नाम, कमेंट्स के अंदर किसी ने नाम लिखा होता है कस्टमर का, तो वहाँ तक। हाँ ठीक है, वो मोस्टली आ रहा होता है, वो थोड़ा सा देखें ना, कई दफ़ा तो कंपनी नेम आ रहा होता है, लेकिन जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है ना, आपने लाजमी शुरू और कोशिश करनी कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी एज अ क्लाइंट मैंने भी थोड़ा सा काम लिया है अपवर्क से। तो जब आपके पास प्रपोजल आता है ना तो आपको पहली सिर्फ 2 लाइन नज़र आ रही होती हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है यार कि मैंने भी जब हायर किया ना, देन यू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा दिस इज हाउ दे सी इट। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो शायद वो यूट्यूब पे वीडियो जाके देख ले कि अपवर्क को एज अ क्लाइंट कैसे इस्तेमाल करना है, आपको पता चलेगा कि यार उस साइड से कैसे नजर आती है। हाँ जी, अब आपने क्या किया, आपने शुरू में लिख दिया आई एम दिस ओ भाई, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू कैन डू फॉर हिम। ओ भाई पहली जो 2 लाइनें हैं ना वो आपने ऐसी लिखनी है कि उसको आपका प्रपोजल ओपन करना पड़े। उसके बाद अपनी स्टोरियाँ सुना लो भाई कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया। अब मैंने जो ज़्यादा प्रपोजल देखे वो माशाल्लाह से यही होते हैं। प्रपोजल शुरू होता है कि आई एम हैविंग 9 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस थिंग, आई एम हैविंग वर्किंग दिस 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 दिस, और 4 लाइनों के बाद आता है कि अच्छा मैंने ना ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी है
तो ये वाला काम है। अगले ने सुनना ही नहीं है, क्यों सुनना? अगले ने सीधी सीधी आपसे स्ट्रेट बात करनी है। उसने अगर प्रपोजल, उसने अगर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसको वही वर्ड सुनने हैं, वही वर्ड सुनने हैं। हाँ जी, या कोई सवाल सुनने। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ लोग मिस करते हैं, और न्यू बीज तो कंफर्म मिस करते हैं। तो प्रपोजल राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली 2 लाइनें, और वो कोशिश करेंगे जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, उसको एक बार प्रॉपरली पढ़ लें और देख लें कि क्या आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसको सोल्यूशन पहली लाइन में आप उसको दे दें कि भाई मैंने ये काम पहले किया हुआ है, मैं इस काम को आपके इस तरह से करूँगा। आपने 2 लाइनों में जब उसको बता दिया कि ये चीज़, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दे लेंगे, भाई मैंने ये काम भी किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, कॉन्टैक्ट करने के लिए ये ऐसे कर लें। बिल्कुल। आपका प्रपोजल ना जब जाता है ना कस्टमर के पास, तो वो ना हाइपर स्पेसिफिक से ना जेनेरिक होते रहना चाहिए, जैसे ऐसे नीचे आ रहा है। जेनेरिक से हाइपर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। हाँ, और नॉट द अदर वे हाँ जी, कि जी ये मैं हूँ, ये है, वो है, सारा कुछ हमने किया हुआ है, और फिर एंड पे आप बताएं ये आपका सोल्यूशन है। इसका ट्रायंगल होना चाहिए। बिल्कुल फिर आपने उसके बारे में बात की सारी, फिर आपने ऐसा ऐसा सपोर्टिंग चीज़ों की बात करना शुरू की, मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। फिर आपने अनसपोर्टेड चीज़ें एंड पे डाल दी कि यार उसके अलावा मैंने वो भी किया, वो भी किया, ये भी किया। बिल्कुल ऐसे पोर्टफोलियो लाजमी मेंशन करें उसके बाद कि भाई इस तरह का मैंने ये। अब ये पोर्टफोलियो में माशाल्लाह से आवाम क्या करती है, फॉर एग्जांपल रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप बिड करने गए हैं, और आपने क्योंकि 10 प्रोजेक्ट पाइथन के किए हुए थे, आपने लिखा ये देखिए ये भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए। भाई नहीं चाहिए उसे, उससे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स भेजो कि ये 3 रिएक्ट के ही किए हैं, इस तरह ये कैटेगरी के अंदर हैं, इसको देख लो आप। तो प्रपोजल राइटिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और प्रपोजल राइटिंग में एक चीज़ बताता हूँ। अब ना बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वी कैन आल्सो हाईलाइट इन प्रपोजल राइटिंग। हम बोल्ड भी कर सकते हैं, हम स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं, हम इमोजेस भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रपोजल को थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ लाजमी करें। एंड दीज वर्क, ये वर्क वेरी वेल, एब्सोल्युटली चलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें पता ही नहीं था बड़े अरसे पहले तक, लेकिन फिर जब हमें आइडिया, हमने उस चीज़ को यूज़ किया। मैं कहता हूँ कि वो प्रपोजल हमारे यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, और वाकई क्लाइंट उसको देखते हैं। अच्छा, क्लाइंट ना असल मेरे ख्याल से क्लाइंट देखता है एफर्ट की है इसने कुछ लिखने में। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैंने आपकी शक्ल भी नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, और मेरे पास 20 लेट से सफ़े आ गए हैं सामने, हाँ जी, मैंने बस देखना यार आपने मेहनत कितनी की है। और जहाँ भी उसको मेहनत नजर आएगी वो आपके पास आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करें ये बच्चे कि हम अपने प्रपोजल को कैसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा इन सेंस के मतलब उसको खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, उसमें बोल्ड कैसे कर सकते हैं, हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, अटैलिक कैसे कर सकते हैं, इमोजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ करनी भी चाहिए। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमारा रेवेन्यू बड़ा बेहतर हुआ कि हमारी क्लोजिंग या लीड्स, हमारे पास जो जनरेशन थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, बेहतर हो गई जब हमने ये इस चीज़ को यूज़ करना शुरू किया। हाईलाइटिंग हम कर देते, जैसे उसका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसके आंसर को हम हाईलाइट कर देंगे, यार ये देखें स्पेसिफिकली तुमने ये पूछा है। बिल्कुल नीचे हम हाईलाइट करते हैं, अच्छा जो तुमने वो काम किया वो देखो ये हमने यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ। बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि जब आपने हाईलाइट किया तो डायरेक्टली को नज़र पड़ती है भी कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हाँ, इंटरेस्टिंगली ये दिस होल्ड्स ट्रू फॉर वो जो एंड पे PS करके मैसेज लिखते हैं ना, कोई भी अगर आपको कोई भी ईमेल करते हैं ना, सो स्टेटिस्टिकली 80% ऑफ द पीपल रीड द PS फर्स्ट द मैसेज आप। ये स्टेटिस्टिक्स है, बिल्कुल ऐसे। एवन हेरॉन के चैनल पे भी ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी के पास इतना प्रपोजल आता है तो सबसे पहले उसने स्किम करना है, फिर उसने पढ़ना शुरू करना। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वो एक जी जिसे कहते हैं, हाँ वो जी बेस्ड है, उसने रेडी, उसने ऐसे पढ़ना है, ऐसे फिर उसने पूरा स्किम करना है, और उसने ऐसे। तो जो हाईलाइट आप कह रहे हैं वो रास्ते में आप उसे रोकने, आप उसे चीज़ें हाईलाइट, ये देखो ये भी है, ये उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर। बिल्कुल है। एब्सोल्युटली। और यहाँ से उसको नजर आ जाएगा कि इस बंदे ने इसको वाकई एफर्ट से लिखा, ना कि कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दिया। हाँ बिल्कुल। जब उसको एफर्ट से रहेंगे फिर वो आपसे कम्युनिकेट भी करके, और एक दफ़ा जो क्लाइंट है वो आपके इनबॉक्स में आ गया तो यहाँ पे अब आपकी स्टोरी शुरू, वो अब एक नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो जाती है कि इसको पकड़ना कैसे। हाँ वो नेक्स्ट स्टोरी उसके वो भी एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है। राइट, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। कोई और चीज़ प्रपोजल में आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं मेरे साथ हमने ना हमने 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं। एक तो ये कि एंड पे अगर आप PS लिख के ना उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो दैट प्रॉम्प्ट्स देम टू रीच आउट टू यू। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने मुझे कहा कि यार मुझे जैंगो में मुझे शॉपिफाई के अंदर एक लेट्स से शूज़ का स्टोर बनाना है। ठीक है, एंड पे मैंने सवाल पूछा PS हाउ डू यू मैनेज योर इन्वेंट्री राइट नाउ, डू वी हैव टू डू एन इंटीग्रेशन इन दिस एज वेल। ठीक है, अब मैंने मेहनत की, मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात की है, मैंने आपकी तरफ एक फेंकी है बात, यार मैं तुम्हारे बिजनेस को समझता हूँ, मुझे पता है जूतों का बिजनेस है तो पीछे सप्लाई चेन चल रही होगी, अगर तुम्हारा बड़ा बिजनेस है शायद तुम्हारी ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तुम्हारे स्टोर के ऊपर लाइव इन्वेंट्री चल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक लाइन अगले बंदे को 5 से 6 मैसेजेस दे रही है। बिल्कुल ऐसे इसने मेहनत की है, इसको मेरे बिजनेस का आइडिया है,
इसको आइडिया नहीं भी है तो इसने कोशिश की है समझने की। बिल्कुल ऐसे इसने सोचा है कि अगर अभी मैं ये बनवा रहा हूँ तो बाद में मैं ये भी बनवा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे और इसने ये भी सोचा कि यार मेरे हो सकता है फिजिकल स्टोर हो तो मेरे इन्वेंट्री का तो मसला होगा, तो इसका मतलब इसको एक्सपीरियंस होगा शॉपिफाई। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए एंड पे BS वाली लाइन। और वो यही होता है कि उसने जी करके पढ़ लिया, एंड पे आपने उसको कहा कि यार अच्छा मुझे इसका जवाब दो। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, मैं कहूँ हाँ ताहिर भाई ये घड़ी कहाँ से ली है, तो रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंजर भी आपसे पूछे सवाल तो आप जवाब तो दें यार भाईजान ये रास्ता बता देंगे यार, तो आप बताते हैं ना। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। प्रपोजल राइटिंग में और कोई चीज़ आपने मेरे ख्याल से प्रपोजल राइटिंग ये काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और बाकी थोड़ा सा इनको रिसर्च भी करनी चाहिए, इतना तो हमने बता दिया। थोड़ा सा देखें ना कि भाई और क्या क्या कर सकते हैं हम। अच्छा एक चीज़ यार विच आई वांट टू पुट आउट देयर, जो कि मुझे भी तकरीबन काफ़ी देर बाद आइडिया हुआ। सो आई लाइक लिटरली बाय लक आई स्टम्बल्ड अपॉन इट। हम ये करते हैं कि अगर कोई बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हो ना, सो लाइक वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग है कि यार सब कुछ हमारे साथ अच्छा फिट हो रहा है, तो हम प्रपोजल नहीं लिखते। ठीक है। हम बनाते हैं लूम। ठीक है। हम 5 मिनट की लूम फ्री होती है, आप 10 मिनट की पेड पे भी बना सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज़ कि आप पहले ही थोड़ी सी आप उसको बताएं, मैंने उन सारे जिन लोगों ने प्रपोजल लिखा ना, मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है। आप कैसे कर सकते हैं, एक वेल लिट रूम के अंदर अच्छा सा कैमरा लगा के, अच्छा सा माइक लगा के, अच्छे से कपड़े पहन के, बिल्कुल अच्छी तरह ग्रूम होके प्रोफेशनली एक बंदे के साथ स्क्रीन कास्ट करके आप उसे बता रहे हैं यार ये मैंने तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना इसके लिए मैंने ये फ्लो चार्ट्स बनाए, मैंने ये सोल्यूशन बनाया, और मुझे लगता है कि इसमें ये टीम चाहिए होगी, और ये देखो ये मैंने ना और काम इस तरह का किया हुआ है। ठीक है। और आप कहें आप प्रपोजल का सिर्फ ये लेके हाय ताहिर really excited about your project, I don't want to waste your time with a huge paragraph, here is my video proposal। ज़बरदस्त। अब पहली लाइन में अगर अब मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी हुई, अगर मैंने आपका प्रपोजल पढ़ना है तो मैंने सारे लफ्ज़ पढ़ने हैं, ऐसे मैंने पढ़ना है, जी ऐसे जाने मैं सबका पढ़ रहा हूँ, मैं 20 लोगों का प्रपोजल पढ़ रहा हूँ, बीच में एकदम से ठक करके वीडियो प्रपोजल आ गया। ओ यार मेरे तो कोई मेहनत, मैं तो आराम से बैठ के ना देखता हूँ अच्छा इसने क्या किया। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू बी ग्रेट फॉर दिस, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन भी यहीं पे जज हो रही है, आपकी ग्रूमिंग भी यहीं पे जज हो रही है, आप टेक्निकली कितने साउंड है, आपने ना पहली दफ़ा ही ना उसको सारे जवाब दे सब कुछ बता दिया उसको। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर मुझे एक वीडियो प्रपोजल आएगा ना तो मैंने तो बाकी देखना ही नहीं, तो वीडियो प्रपोजल को पकड़ना ये लो भी आ गया, क्योंकि मैंने तो सेकंड स्टेप भी क्लियर कर। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपने काम की बात की है, टाइम ज़ाया नहीं किया, उसको कंसाइसली बात की है, आपने टू द पॉइंट आर्किटेक्चर सही बनाया है, आपने उसको नेक्स्ट स्टेप्स बताए हैं, आपने अपना काम दिखाया रेलेवेंट, तो इस पॉइंट पे एज अ कस्टमर ना आपने मेरा दूसरा शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस भी क्लियर कर लिया। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आप मेरे फर्स्ट पिक होंगे। मतलब हमें मल्टीपल लोगों ने ये फीडबैक दिया यार कि उफ आई वाओ थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लाइक लिटरली थैंक यू बोला उन्होंने, जबरदस्त थैंक यू के साथ इमोजी बोले, थैंक्स वाली भी भेजिए। अच्छा अच्छा ठीक है इस तरह करके। सो ये हम लोगों ने, ये मुझे तकरीबन लाइक आइडिया है साल पहले तकरीबन, सही तो तब से हमने ये करना शुरू किया। इस पर बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स मेहनत लगती है, आपने ये करना बिल्कुल आपको, और आपको स्पेसिफिकली एक डिफरेंट प्रपोजल के लिए डिफरेंट ही बनानी पड़ेगी, एक बना के भेज नहीं भेज सकते। और यहाँ से उसको नजर भी आएगा भाई इस बंदे ने तो हैवी मेहनत कर छोड़ी है, इस बंदे ने इतनी मेहनत कर चुकी है, छोड़िए अच्छा यार कोई यार देख यार बाकी सब ये है, बिल्कुल ऐसे ही, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग आउट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और मज़े की बात कि इसमें एवरेज बंदा ये करेगा बिना तो वो नहीं जा सकता, फंस जाएगा नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी कम्युनिकेशन सही नहीं है शायद, बिल्कुल ऐसे आप अटक रहे हैं बोलते हुए, या आपने उसको सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो ये बात है कि ये आइडिया तो ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे, और मुश्किल भी है, मुश्किल है बिल्कुल ऐसे ही। आप बात वहीं पे आ गई ना, मेहनत भी आ गई ना, कितनी एफर्ट पुटिंग किया आपने। बिल्कुल ऐसे, ये मुश्किल। और अगर आप स्टूडेंट हैं या आप अर्ली स्टेज प्रोफेशनल है, आपके पास बहुत टाइम है यार, बिल्कुल आपने 9 to 6 जॉब करनी है, तो आप घर आए 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करें, रात को 9 बजे से लेके ना 2 बजे तक ना आप 5 प्रपोजल भेज दें यार, 1 घंटा लगा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 5 आई थिंक 10 में से आपको 5 पे तो रिस्पॉन्स आएगा ही। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब मैं वही बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ना जल्दी होती है बच्चों को, आधे घंटे में उन्होंने 5 प्रपोजल भेजने हैं। हाँ, जब आधे घंटे में हमने 5 प्रपोजल भेजने तो आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आना, फिर आपने 2 दिन बाद हमें आगे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो क्योंकि भाई वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। भाई रिस्पॉन्स कैसे आएगा, थोड़ी मेहनत तो कर लो। हाँ। मेहनत करोगे आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स भी। और ज़्यादातर लोग फिर ये कहते हैं 2 महीने मैंने बड़ी बिडिंग की। अच्छा मैंने कहा अच्छा कितनी बिडिंग की, मैंने हफ्ते में 2 प्रपोजल भेजे। सीरियसली यार, मैं आपको बताऊं हमारे तकरीबन हर 2 दिन बाद हम बाय कर रहे होते हैं कनेक्ट। मतलब जितने टोटली डिपेंड के, मतलब चांसेस जितने आप ज़्यादा लेंगे उतने ही होंगे ना, मतलब क्लोजिंग के चांसेस भी उतने ज़्यादा ही होंगे। अब न्यू जो बंदे हैं
अब अगर इन्होंने इसी मार्केट के अंदर आना है जिसके अंदर ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज भी बैठी हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा ये विजिलेंट होना पड़ेगा। और जो बड़ी कंपनी, जिस तरह की कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनीज जो है ना ज़्यादातर छोटे क्लाइंट को टारगेट नहीं कर रही होती। इसलिए हमने उन्होंने ये कहा कि आप टारगेट ही छोटे को करें। जब वो छोटे को टारगेट करेंगे, थोड़ी सी प्रोफाइल आपकी बिल्डअप हो जाएगी, फिर आप बड़े की तरफ आ जाएं, काम करना शुरू करें। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो लेना, प्रपोजल लिखें और उधर छोटे को आप पैसे भी कम चार्ज, वो हम रेट्स पे भी आते हैं, लेकिन आप पैसे भी कम चार्ज करें, आपकी एक्सपेक्टेशन भी लो होगी आपसे, होता है आपको रेटिंग भी अच्छी मिल जाए। लेकिन आपने यू हैव टू गिव योर 100%, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास इन्हीं ये छोटे छोटे बॉयज़ है ना, इन्हीं जो शुरू करते हैं, हमारे पास ज़्यादातर पे ये होता है कि वो आते हैं छोटे क्लाइंट्स बन के, इन बॉयज़ से वो काम करवाते हैं, और ये माशाल्लाह से उनकी एक्सपेक्टेशन में जब पूरे नहीं उतर पाते तो फिर वो आते हैं हमारे पास और हमें फिर ज़्यादा पैसे देके हमसे काम भी करवा रहे होते हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से इनको ये चाहिए कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया है ना, तो उसको वाकई ही 100% दें। और ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि एक क्लाइंट अगर आपको $100 पे क्लोज हुआ है एक प्रोजेक्ट, तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो क्लाइंट $100 ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो हमने 100 पे भी पकड़े, पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, हमने 100 पे भी पकड़े, लेकिन हमने उन प्रोजेक्ट को क्लोज किया 3,000 पे, 5,000 पे। भाई उसके बाद बड़ा कुछ आ रहा होता है। हाँ, क्लाइंट अगर छोटा उस पॉइंट पे भी और बाद में। सो अगर किसी ने, हो सकता है किसी को पता ही ना हो यार कि कितनी कॉस्ट होगी इसकी, आप उसको एजुकेट करें, आप उसको बताएं यार कि आपने $500 लेके $500 का काम है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि उसने $100 का आपसे काम करवाया, आपने उसको इतना अच्छा काम करके दिया कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही आपके पास लेके आया। एग्जैक्टली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, ये बस 2-3 दिन पहले की बात है। उसका मैंने काम किया था 6 साल पहले फाइवर पे। अच्छा। फाइवर पे काम किया था, और वो मेरे साथ बंदा कनेक्टेड था डिस्कॉर्ड पे भी। उस बंदे का मुझे अफर पे मैसेज आया कि यार योर फाइवर प्रोफाइल इज़ नॉट वर्किंग। मैं हैरान इस बात पे था कि उसने मुझे पता नहीं मेहनत ढूंढा, उसने मेहनत की ताकि उसने मुझे मैसेज किया है। मैं अब मुझे ना समझ आई ये कौन है। फिर थोड़ी देर बाद उसने मैसेज कर दिया यार कि वो जो प्रोजेक्ट है, उसने नाम लिख दिया, उसने कहा वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो तुमने किया था मेरे साथ। वो जैसे उसने नाम लिया मुझे याद आ गया, मैंने कहा अच्छा ये तो वो है। उसने फिर मेरे डिस्कॉर्ड पर ही मैसेज कर दिया कि यार वो ये देखे हमारी कम्युनिकेशन हुई, हमने बोला प्रोजेक्ट किया था। अच्छा वो बंदा आया, अच्छा उसने हमें रिक्वायरमेंट भेजी है और मीटिंग भी कोई नहीं हुई, रिक्वायरमेंट भेजी है। उसने कहा अभी इतना मेरा बजट है। मैंने कहा ठीक है अभी करें इसको। मतलब कि उसको उस वक्त, लेकिन मैं बस एक बात बताऊँ, उसको कोई बहुत बड़ा मैंने उसके प्रोजेक्ट नहीं करके दिया था, कोई छोटा करके दिया था, लेकिन उसको इतनी वैल्यू दी थी कि उसने कहा भाई ज़बरदस्त। मैं हमेशा यही, जो भी मेरे से पूछता हूँ उसको यही कहता हूँ यार कि इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू, द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द कस्टमर टुडे, इट्स अबाउट द लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर है आपका आज $500 की ले, वो आपके बाद में $1,00,000 भी कर सकता है, अगले 5 सालों के अंदर भी करता है। आपको ऐसे 10 कस्टमर मिल जाए तो you're doing $1 million। और क्लाइंट आपको रेफर भी करता है। मैं वही कह रहा हूँ कि $100 का अगर आपको काम मिल गया तो उसको छोटा ना समझें, उसको प्रॉपरली करें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वही 100 आपको 10,000। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके पिछले बंदे से काम नहीं हो रहा था, उसने आपको टेस्ट किया, आपने इतना जबरदस्ती, उसने कहा यार तू पुराने वाले बंदे को छोड़ दो यार, तुम कर दो यार। और ये मैंने भी आपको एग्जांपल बता भी दिया, हमारे पास काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, राइट, कि स्टार्टिंग में स्मॉल, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बड़े बन ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके बाद। आई थिंक प्रपोजल वगैरह हमने कर ली है, और हम एग्जीक्यूशन पे अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में भी अभी करते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि ये एक फॉलोअप्स का क्या सीन है? फॉलोअप्स पे ना, फॉलोअप्स क्या, आई थिंक बहुत जादुई स्ट्रैटेजी है फॉलोअप्स। मेरे ख्याल से फॉलोअप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही फॉलोअप्स है। प्रपोजल लिखने के बाद, प्रपोजल आपने लिख दिया और क्लाइंट का मैसेज भी आपको आ गया। फॉलो अप तभी कर सकते हैं जब आपका क्लाइंट ने आपको मैसेज आपके इनबॉक्स में आ गया। अब कई बच्चे ना यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब कि मिस्टेक करते हैं, क्लाइंट ने एक मैसेज लिखा कि अच्छा यार हमें ये चाहिए था, मतलब कि उसने आपको रिप्लाई किया कि अच्छा ये चाहिए था, कैसे करोगे। अब कई जो है ना वो बड़ा इसका नॉर्मल सा एक रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छा हम ना इसको ऐसे कर देंगे। क्लाइंट रिस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद सो गए। जो आपने फॉलो अप वाली बात की ना, वो स्टोरी शुरू होती है इस लाइन के बाद। आई थिंक ये रिस्पॉन्स भी गलत ही है। तो रिस्पॉन्स भी उसने गलत किया, डिटेल ही नहीं दी ना आपने। पहली तो बात ये है कि अगर आपने प्रपोजल पे मेहनत नहीं की ना, तो फिर आप यहाँ पे भी नहीं। अगर आपने पहले 1-1 घंटा लगाया प्रपोजल पे, मेहनत करेंगे तो आप कहेंगे यार 5 में से 1 रिस्पॉन्स आ गया। अब आप वेरी बात है, अब आप 2 घंटे लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये रिस्पॉन्स आपने दे दिया, उसके बाद अब क्या होता है, अच्छा जिसमें तेज़ बच्चे भी हैं और मेरे ख्याल से करना भी यही चाहिए। आपने रिस्पॉन्स दे दिया, क्लाइंट ने आपको आज रिप्लाई नहीं किया, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे आपको उसको मैसेज करना है भाई कि मैंने ये दिया था आपको रिस्पॉन्स, आपने बड़ा मतलब कि वही पोलाइटली आपने पोलाइटली पूछना है कि मैंने ये बताया था, इसमें कुछ मिस मैंने किया है तो मुझे बताएं, मतलब कोई क्वेश्चन उसके ऊपर रखते हैं, लेकिन फॉलो आप लाजमी करें। और असल हम क्या करते हैं, हम 2 to 3 फॉलो अप्स लाजमी करते हैं। हमारे पास कोई एक लीड आती है और हमने उसको एक रिस्पॉन्स तो उसी टाइम दे दिया है, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम उसको 1 घंटे बाद एक और मैसेज भेज दें, अच्छा मेरे ख्याल से ये चीज़ मिस हो गई है, इसको बताएं फिर क्या सोच रहे हैं आप।
नहीं रिस्पॉन्स आता फिर हम नेक्स्ट डे भी एक उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कि हम 3 से 4 रिस्पॉन्स उसको लाजमी करते हैं, ना कि पहले ही रिस्पॉन्स के बाद हम ऐसे बैठते हैं कि अब हम इसका वेट कर रहे हैं और 3 दिन बाद उसने पहले ही किसी को रख लिया हुआ है, उसको लेके उसने काम शुरू कर लिया। अच्छा हाँ, हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है फॉलोअप प्रोसेस। सो हम ना उसको वो करते हैं लाइक हम उसको लाइक पहले 1 दिन बाद करते हैं, फिर हम 2 डेज़ बाद लाइक 1 डे, फिर 3rd डे पे करते हैं, 3 डेज हो गए, फिर हम करते हैं 6th डे पे, बिल्कुल लाइक फिबोनाची स्टाइल करते हैं, ठीक है। सो 6 डे पे करते हैं, 6 डे के बाद फिर हम करते हैं 10th डे पे। और हम आई हैव टोल्ड माय टीम यार करते रहो, बिल्कुल जब तक वो बंदा या तो किसने कुछ और हायर नहीं कर लिया, हाँ जी, या फिर हो सकता है वो बंदा छुट्टियों पे गया हो, बिल्कुल ऐसे बंदा छुट्टियों पे गया, छुट्टियों से वापस आया, वो देख रहा है यार इस बंदे ने मुझे 5 दफ़ा फॉलो किया, बिल्कुल ऐसे ही। वाह यार इसको तो ये तो बड़ा इंटरेस्टेड है इसके अंदर। और ये असल में लोग समझते हैं कि हर कोई कर रहा है, हर कोई नहीं कर रहा, हर कोई नहीं कर रहा, हर कोई नहीं कर रहा। 50 में से 5 लोग कर रहे होंगे और 5 में से अगर एक आप भी हैं तो देयर आर चांसेस कि वो 5 में से आप सेलेक्ट, और आपने इन्फिनिटली करते रहे जब तक वो कहता है भाई प्लीज बिल्कुल तो यार नहीं करना। हमें ना पहले ये वाला रिस्पॉन्स नहीं है जो भी आपने बताया ना कि आई हैव सिलेक्टेड अनदर पर्सन, पहले हमें ये रिस्पॉन्स ही नहीं आता था क्योंकि भैया हम फॉलो अप ही नहीं कर रहे थे। हाँ। उसने क्यों बताना है आपको? जब हमने फॉलोअप वाली रूटीन को शुरू किया तो उसमें हमें ये रिस्पॉन्स आने लग पड़े कि आए मैं किसी और के साथ मतलब मैंने शुरू करी, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मतलब अपने माइंड में रखूँगा और नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। उसमें कई दफ़ा हमारे पास नेक्स्ट टाइम क्लाइंट्स इस तरह के आए भी हैं, लेकिन वो ये है कि 100 में से 5% आगे होंगे, लेकिन आए ज़रूर। और ऐसे भी है। सो एक बंदे को मैंने इसलिए हमने फॉलोअप किया, उसने कहा यार कि मैंने आई विल गो ऑन विद समबडी इन माय टाइम जोन, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टाइम जोन इस तरह है, तो या मैंने कहा ठीक है सही है। तो अब मैंने लाइक अब मेरी ये रूटीन है कि मैं फिर अगर कोई इस तरह करता है ना तो मैं कैलेंडर पे इवेंट बना देता हूँ कि यार अच्छा ठीक है इस बंदे ने आज ये कहना तो इसने ना 3 हफ्ते बाद ना मैंने इसको टच करना है, ठीक है। मैं कैलेंडर पे एक छोटा सा इवेंट बनाया, सीरी को कह दिया यार कि 3 हफ्ते बाद मैंने रिमाइंड करा दिया मैंने जॉन को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। 3 हफ्ते बाद आई मैसेज है, मैंने कहा यार हाँ हाउ इज़ इट गोइंग विद योर टीम या विद योर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने कहा यार हाँ इट्स बिन अ पेन और ये वो सारा कुछ, आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट यूजिंग हिम फॉर द प्रोजेक्ट। ऐसा करते करते इवेंचुअली वो मेरे पास आ गया। तो आप करें, आप नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे फॉलोअप करें, और फॉलोअप लाइक सेल्फिशली चाहे ना, मतलब लाइक सेल्फिशली ना करें, आप उसको बोले वाकई में उसकी हेल्प करने के लिए कर दें फॉलोअप। बिल्कुल ऐसे हॉलीडे सीजन आया है, आपने सारे कस्टमर लिस्ट पकड़े, सबको आप मेरे कस्टमर्स के हैप्पी हॉलीडेज के जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे आपके हैप्पी हॉलीडेज यार, और बताओ क्या चल रहा है, ये स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन, हम नेक्स्ट चीज करें, तो सो मच टू डू यार। इतना हमारे पास ये अभी ये चल रहा है, हॉलीडेज चली थी, हमने ना 3 से 4 क्लाइंट्स के फॉलो अप मैसेज किए, उनके फॉलोअप्स पे जो हमें रिस्पांस है कि लेट्स कनेक्ट ऑन 2 जनवरी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ज़ाहिर बात, जबरदस्त, कितना जबरदस्त रिस्पांस है। 2 जनवरी को हमारी पहले 5 से 6 वो मीटिंग्स स्केड्यूल्ड हैं, बिल्कुल। और जनवरी शुरू हो रहा है, सबके बजट्स रिन्यू हुए हैं इस साल, अब सबके पास बजट है स्पेंड करने के लिए, तो ये बेस्ट टाइम है वो स्टार्ट करने का टाइम ही है। अब 2 वीक्स जो फर्स्ट 2 वीक थोड़े स्लो होंगे जिसमें वही बजटिंग हो रही होगी, ये करेंगे, उसके बाद हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो फॉलोअप्स की हमने बात कर ली, सो मेरी ये स्ट्रैटेजी, आपकी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा अब मुझे बताइए कि ठीक है, मैंने प्रपोजल भी लिख दिया, मैंने इनिशियल बातें भी होगी, मैं उस कस्टमर को मीटिंग में ले आया, अब मुझे बताया मैंने मीटिंग में क्या करना है। अच्छा मीटिंग में ना मैं फिर से कह रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीटिंग में ना क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन सुनना चाहता है। आपकी शो नहीं मारनी है, आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी प्रॉब्लम है ना उसी को मैक्सिमाइजली डिस्कस करें और उससे जितनी आप रिक्वायरमेंट निकलवा सकते हैं ना वो भी निकलवाने की कोशिश करें, और लाजमी अपने साथ एक पेपर पेंसिल रख लें, या अगर आप मोबाइल पर जल्दी लिख सकते हैं तो मोबाइल रखें, तो साथ साथ चीज़ें नोट लाजमी। रिकॉर्डिंग तो मस्ट है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट जो आप कहते हैं अच्छा आप अपनी मीटिंग ज़रूर रिकॉर्ड करें, अपनी मीटिंग लाजमी रिकॉर्ड करें और पॉइंट्स कोशिश करें कि उनको लिखें। अब जैसे हम है ना, हमारे पास तो ये है कि हमारे पास मैनेजर भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं, तो मैं नहीं लिख रहा होता, ठीक है, लेकिन मेरे साथ कोई और मीटिंग में है, जैसे मैनेजर मीटिंग में है, तो जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होती है तो मुझे विद इन 5 to 8 मिनट्स ना मुझे मीटिंग मिनट्स आए थे कि ये हमारी मीटिंग थी, इसमें ये मिनट्स थे, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कई दफ़ा हम कोशिश ये करते हैं कि हम क्लाइंट से ये कहें कि यार आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दे दो। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ज़रा बेहतर होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, वो आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भेजते हैं, ऑन द बेस ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप उसको एक पूरा प्रपोजल बना के भेजते हैं कि भाई हम ऐसे इस तरह से डिवीजन करके काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि लिखना नहीं चाह रहे होते, वो फिर क्या कहते हैं कि नहीं भाई आई कैन एक्सप्लेन है। हाँ, अब वो जब एक्सप्लेन कर रहा है तो आपने ये नहीं छोड़ देना कि भाई अब तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गए, नहीं भाई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अब आपने बनाना है। अगर आप ये चीज़ यहाँ से मिस कर गए तो फिर आप असल में ना लटक गए यहाँ पे, और अब जब तक वो चाहेगा आपसे काम करवाएगा और पैसे उतने देगा जितने आपने डिस्कस कर लिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो रिडक्टेंट है आपको रिटर्न में देने से,
तो रिटर्न में वो चीज़ आप उसको आपने करनी है, बिकॉज दैट विल सर्व यू बेटर। जैसे जो हमने इनिशियली शुरू में बात की, हमने डिस्कशन भी की कि वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अब आपने उसको देना है विद प्रॉपर। अभी हमने प्रोजेक्ट स्कोर नहीं किया इस पॉइंट पे, ठीक है, अभी हम वैसे ही बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करना कहाँ पे? नहीं, सो देखिए ना, मैंने किसी को प्रपोजल लिखा, उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया, मैंने उसको मीटिंग पे ले आया, फर्स्ट मीटिंग में, अभी प्रोजेक्ट सिक्योर नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। जब हम उससे अब डिस्कशन कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट कैसा होगा, उसकी बीच में हमारी डिस्कशन ये होगी ना, भाई अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मुझे भेजो, मैं प्रॉपर, अब होगा ये जब क्लाइंट आपसे डिस्कशन कर रहा होगा ना, आप उसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वो बीच में आपसे ना कहीं एस्टिमेट पूछेगा, राइट, आपने उसको जल्दी से एस्टिमेट नहीं बता देना कि अच्छा 2000 लूंगा, वो सीधा उसको भी पता है यार कि ये बंदा है, बोल रहा है, कहते यहाँ पे आप फंस गए। लेकिन यहाँ पे कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बॉल पाक अमाउंट मुझे दें, भाई मुझे बताएं तकरीबन कितना होगा। हाँ, वहाँ कोशिश आपने अपनी हद तक कोशिश ये करनी है कि जब तक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आता, आपने उसको अमाउंट नहीं बतानी। अगर वो फिर भी आपको फोर्स कर रहा है तो आप उसे इतनी बड़ी रेंज लेकिन आप उसे कहें यार कि 1000 से लेके 20,000 तक हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको ये बताना है कि रेंज दे रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आपने उसको कहना यार 20,000 तक हो जाएगा, उसने कहना ठीक है अल्लाह हाफिज़, फिर मैं देखता हूँ। आपने उसको रेंज जब बता दिया ना, तो उसको पता है यार इसके दरमियान ही कुछ ना कुछ अमाउंट होगी। आपने लास्ट अमाउंट उसको नहीं बतानी और कोशिश करनी है कि रिक्वायरमेंट तक वो आए। जब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई उसके बाद फिर अगली स्टोरी शुरू, क्योंकि आपके अलावा अगर वो 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो 8 लोग तो उसे उसी वक्त पैसे बता रहे हैं। वहाँ वो नहीं, जब आप 9th पर्सन हो गए ना, जो आप कहेंगे यार नहीं ये ऐसे नहीं चलती, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे। और जो भी मैं तो लिटरली कस्टमर को ये भी कहता हूँ यार कि आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच इट इज गोइंग टू चार्ज, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू, एंड एनीबडी एल्स टेल यू अदरवाइज इज बीइंग डिसइनजेनियस टू यू। Why? Because they don't know what you want to build. They don't know what's in your requirement जब तक नहीं है कैसे पता लग सकता? आपके दिमाग में क्या है मुझे तो नहीं पता, जब तक वो डॉक्यूमेंट भी नहीं आएगी, मैं उसे ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, तो मैं मतलब जब सो बेसिकली आई हैव टू एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट ना, कि यार हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैं आपको एज अ कस्टमर गलती नहीं करने दे सकता कि आपके यार ये कर दो, तो आपको बिल्कुल उसको रिक्वायरमेंट पे लेके आना है, उसको ब्रेक डाउन करवाना है, कि आपको उसको प्रपोजल की स्टेज पे लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब रिक्वायरमेंट आपने कोशिश करेंगे पहली मीटिंग के बाद ना, जो एंडिंग कर रहे हो तो उसे ये कह रहे हैं भाई रिक्वायरमेंट दे दो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं देता तो मीटिंग मिनट से ही आपने उठा के उसको रिक्वायरमेंट बना के भेज देनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिक्वायरमेंट नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट अ प्रपोजल फॉर हिम। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई प्रपोजल तो मैंने पहले भेज दिया था, वो बिल्ड की थी आपने उसको अपने तक लाने के लिए, अब आपने उसको प्रॉपर प्लान बताना है कि भाई ये जो काम है ये मैंने कैसे कैसे करना है, इसकी पेमेंट्स क्या क्या होंगी, और मतलब कैसे हम इसको क्लोज अप करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और मीटिंग, सो स्टेटिस्टिकली ना सेल्स कॉल्स का ये रूल है कि 90-10 होना चाहिए स्प्लिट। 90% टाइम कस्टमर बोलेगा, सिर्फ 10% टाइम आपने बोला। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका काम सिर्फ सवाल पूछना है एंड लेट देम टॉक। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि अगेन बाकी दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हो कि जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर ये कहता है कि यार मुझे बताओ, मुझे दिखाओ इसके जैसा कोई काम किया तुमने, तब आपने बोला सो यू आर काइंड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। आपने सिर्फ सवाल पूछना है, अगला बंदा जवाब, जब तक वो बोल रहा है उसे बोलने दें, वो इधर उधर जा रहा है वो और इधर उधर की बातें करे, उसे करने दे, कोई मसला नहीं। आपने आपका काम है बस उसको गार्ड रेल्स देना कि यार हम इस बारे में बात करें, तो तुम आप और सवाल पूछने हैं। ऑल्सो पीपल लाइक टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे पूछूं यार ताहिर भाई और बताएं यार ये जैकेट कहाँ से लिया आपने, यार आपने ये शर्ट कहाँ से ली है, आपने ये घड़ी कहाँ से ली है, या आपको बताएं काम कैसे चल रहा है। आप मेरे से 5 घंटे की बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी कहानियाँ सुनाने शुरू कर दूं तो आप आधे घंटे बाद कहेंगे अच्छा चलो यार वो मैंने चलना है, जरा वो बड़ा जरूरी काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, पीपल लाइक टॉकिंग अबाउट देयर आइडियाज, वो उनके बेबी की तरह है उनका आइडिया। बोलने दें यार, उनको अपने सारी बात बताने दें। क्या पे आपको ये भी पता चल जाएगा यार कि वो कितना सीरियस है अपने आइडिया के बारे में, उसने कितना सोचा हुआ है, उसका टेक्निकल लेवल क्या है। लेट देम टॉक। बिल्कुल, मेरा तो ये तरीका है मीटिंग्स का। और मीटिंग को डेफिनेटली रिकॉर्ड करें और उसको रीप्ले करके देखें। जो कस्टमर आपको नहीं मिलता ना, आप उसको रीप्ले करके देखें आपने क्या गलती है, कहाँ पे कस्टमर डिसएंगेज हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हाई परफॉर्मिंग सेल्स टीम्स जो होती हैं उनके पास तो अब AI टूल्स हैं जो कि इन कॉल्स को एनालाइज करते हैं और आपको लिटरली निकाल के देते हैं, कस्टमर ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन दी थी, आपने उस ऑब्जेक्शन को जवाब नहीं दिया, इसलिए यू लॉस्ट दिस कॉल। सो वंस यू गेट टू दैट स्केल, तो वी माइट नीड टू डू दैट एज वेल। लेकिन अभी तो आप उसको ह्यूमनली कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे, अभी तो मैनेज कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ लीड्स ही उतनी सी है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मीटिंग्स की ये बात हो गई। ठीक है, अब मीटिंग्स पे बात हो गई। आपका कहने का मकसद ये है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, कि मीटिंग के एंड में आपको इस स्टेज पे आइडियली होना चाहिए कि वो रेडी हो आपसे एक प्लान एक्सपेक्ट करने के लिए और एक एस्टिमेशन एक्सपेक्ट करने। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने उसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया कॉल के। अच्छा, कॉल एंड आपने बिल्कुल उस पॉइंट पे करी जहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा है। हाँ, मतलब कि या वो कह रहा है मैं रिक्वायरमेंट भेज रहा हूँ, या आप उसे कह रहे हैं कि मैं ये जो भी हमने डिस्कशन की इसकी बेस पे प्रपोजल बना के भेज रहा हूँ। राइट। आपने ओपन एंडेड नहीं छोड़ देना। यहाँ पे ओपन एंडेड छोड़ा तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट आपने छोड़ दिया है। क्लाइंट आपने छोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है कि उसको इस पॉइंट पे लेके आना है, या वो कुछ भेज रहे
या आप कुछ भेज, मतलब कि आपकी अपवर्क के मैसेज के अंदर नेक्स्ट मैसेज या उसका आना या आपका जाना, ये इंपॉर्टेंट एक्शन स्टेप्स होने चाहिए। ओपन नहीं होना, ये ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब ओपन चैट कर दी मतलब एंड पे हेलो आयो ये डिस्कशन है और सुनाए चले मौसम अच्छा है ओके अल्लाह हाफिज़, ये नहीं होना। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, क्योंकि मीटिंग के फौरन बाद आपने उसको अपवर्क पे मैसेज करना है, प्लेजर हैविंग अ चैट विद यू, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हियर्स और नेक्स्ट स्टेप्स मेरे ये हैं कि मैं ना तुम्हें 24 आवर्स के अंदर ये चीज़ दूंगा या 72 आवर्स के अंदर ये, बिल्कुल। और उसके अलावा ये अगर उसने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भेजना तो मैसेज फिर भी आप नहीं पहले करना कि हमारी टॉक हम अच्छी डिस्कशन हुई, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर साइड, देन आई विल क्रिएट अ प्रपोजल फॉर यू। मतलब आपने ये भी आगे बताना कि भाई जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आएगा तो उसके बाद फिर मैंने आपको प्रपोजल भी देना है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और आपने और हाँ नॉर्मली इन मैसेज के एंड पे ये बड़ा अच्छा होता है अगर आप उससे कहें कि फील फ्री टू रीच आउट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपने उसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट भी दे दिया यार कि ठीक है कोई चीज़ समझ ना भी आई या कोई दोबारा भी बात करनी तो मैं अवेलेबल, बिल्कुल ऐसे ही, तो आपने अवेलेबल होना है वहाँ पे, एब्सोल्युटली ठीक है। आपने मीटिंग कर ली, आपने एस्टिमेशन दी, अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, एस्टिमेशन करनी है आपने, आपका पास एक बड़ा डिसेंट सा फॉर्मेट होना चाहिए, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए, आप इंडिविजुअल हैं तो बड़ा लाइक वेरी इजी टू रीड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो अगेन लाइक आप भी कस्टमर भी रह चुके हैं, मल्टीपल लोगों से काम करवा चुके हैं, मैं भी करवा चुका हूँ, लेकिन डिफरेंट एजेंसी से भी करवा चुका हूँ। कुछ एजेंसीज और लोग ऐसे करते हैं आपको इतना कंफ्यूजिंग प्रपोजल भेजते हैं कि आपको ना ट्रस्ट ही नहीं रहता उन लोगों के ऊपर, आप कहते हैं यार ये मुझे घुमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ना इसकी छोटी सी एग्जांपल के साथ थोड़ा शेयर करता हूँ कि मेरे पास ना एक सेल्स का बंदा आया, सेल्स का बंदा रखा, तो कहते हैं यार ताहिर भाई हमें ना क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने के लिए उससे सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं इस बात में थोड़ा रिलक्टेंट था। मैं कहता हूँ कि जितने कम क्वेश्चंस हो ना अकॉर्डिंग, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है ना रिक्वायरमेंट, अब ना रिलेक्टेंट मैं किस बात पे होता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे ना पूछी जाएँ, मतलब एक फॉर्म ना फिल करवाया जाए जो बहुत बड़ा हो। वो सेल्स वाला बंदा मुझे ये कहता है यार कि हम ना एक फॉर्म बनाते हैं तो क्लाइंट से ना पहले वो फिल करवाएं उसके बाद उससे डिस्कशन करें। मैंने कहा यार मैं एक बात बताऊँ ये फेल है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ट्राई करके आप देख लें। अच्छा, मैंने कहा पहले मेरे साथ तो शेयर करें फॉर्म। अच्छा, वो जो आपने कन्फ्यूजिंग वाली बात की, उन्होंने मेरे साथ वो फॉर्म शेयर किया, उसके तकरीबन 15 क्वेश्चन थे। मैंने जब वो अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी 15 क्वेश्चन, मैंने कहा भाई ये फेल है। कहते क्यों फेल है? मैंने कहा भाई क्लाइंट ने जेडी के अंदर आके एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दी है और आप उससे वही सारे सवाल 15 सवाल आप उससे दोबारा पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत भी आपका कोई दिल कर रहा है ना पूछने को तो कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ लें, ये 15 वाला काम नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी, एक का हिस्सा दूसरे से निकाली और उन्होंने ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अच्छा, वो ऐसी कोशिश की कि जो क्लाइंट, मैंने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग की है, मैं उसको क्लोज़ कर चुका हूँ, मतलब कि अब हमने उसको लेके आना था वर्किंग वाली साइड पे, तो भाई साहब अगले दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहते लेट्स हैव अ मीटिंग, लेट्स हैव अ चैट। अच्छा, मैंने कहा मैं अवेलेबल नहीं था। लेट्स हैव अ चैट के बाद उससे मीटिंग वगैरह करके देन आई हैव जस्ट शेयर्ड अ फॉर्म विद यू, जस्ट फिल इट एंड शेयर विद। उस भाई साहब के इतने सारे क्वेश्चंस आ गए उस फॉर्म के ऊपर, डॉन्टिंग हो जाता है ना, ये क्या ये मैं फिल करूँ, मतलब कि ये भी हुआ। और वही जो आपने बात की ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वो कहाँ से वो भाग गया, क्लाइंट हमारे पास नहीं आया। एंड लेट मी टेल यू ही वाज लाइक मोर देन $10,000 प्रोजेक्ट और लाइक 2 months और 2.5 months, मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन भाई साहब ने अपनी उस कन्फ्यूजन के चक्कर में ना, अपनी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में और क्लाइंट को कन्फ्यूज़ कर दिया और क्लाइंट भाग गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्लाइंट से ना रिटर्न इतना ना ही करवाएं तो अच्छा होता है। हाँ यार एब्सोल्युटली, वो आपका कस्टमर है और ये आपका लाइक, मैं हमेशा आप किसी भी बिज़नेस में जाएं, अगर कोई बिज़नेस आपसे सेल करने से पहले आपको फैसिलिटेट नहीं करना तो बाद में तो आपको रोल देगा, बिल्कुल ऐसे। आप कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अभी बाहर खड़े हैं लेट से, या आप बिल्कुल लॉबी में खड़े हैं, यहाँ पे अगर आपके वेटर्स उनके आपको अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे, तो खाने में तो वो आप बिल्कुल ही फारिग करा देंगे, क्योंकि अभी तो आप उन्होंने सेल की ही नहीं है अपनी। ऐसे ही है। तो सेल करने से पहले तो आपका बेस्ट बिहेवियर होना चाहिए उस वक्त, तो वहाँ पे आप लाइक कस्टमर इज किंग फॉर यू, आपने उसको सारे प्रॉब्लम उसके आपने हल करने, ना कि उसको और प्रॉब्लम्स में डालना। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम गेटिंग टू इज कि ये जो एस्टिमेट आपने भेजना है ना, मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो यार बड़ा ना ट्रांसपेरेंट और सिंपल होना चाहिए, कहानी नहीं होनी चाहिए। आप ये इसके बाद आपकी ये सब्सक्रिप्शन होएगी, तो ये आपका मंथली होएगा, तो ये आपका ये होएगा, तो इट शुड बी अ वेरी सिंपल एंड कंसाइज। यार ये काम है, ये एफर्ट है, ये टाइम है और ये पैसे हैं। बिल्कुल ऐसे, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग ना अपने इंट्रोडक्शन भी लिखने लग पड़ते हैं प्रपोजल के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन, अगर आपको बहुत शौक है ना इंट्रोडक्शन देने का, तो एक लिंक दें ऊपर, आपके पास अपनी कोई ना कोई वेबसाइट को पोर्टफोलियो पेज होगा ना, वीडियो बना दें, उसमें वीडियो बना दें, उसका लिंक दे दें, वहाँ पे जाके वो देख ले। प्रपोजल को ना जितना कंसाइज एंड स्मॉल होना उतना ही बेहतर है। उसको फिर 10 पेजेस का ना बना दें, हाँ, उसको 1-2 पेजेस पे लिमिटेड रहने दें। इंट्रोडक्शन अपना निकाल दें वहाँ से कि मैं ये करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। भाई ज़रूरत नहीं है, वो इंटरेस्टेड है अपनी प्रॉब्लम के बारे में सुनने में, उसकी प्रॉब्लम लिख दें वहाँ पे, राइट।
उसकी प्रॉब्लम लिख दें और उसके बाद उस प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व कैसे करना है वो लिखें, हम सोल्यूशन पकड़ाएं उससे और बताएं कि भाई ये चार्ज करना है मैंने। एब्सोल्युटली, एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि सेल्स की होती है ना फनल की तरह होती है, ठीक है। जैसे वो हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे, फनल की तरह ऊपर इतने 100 लोग आएंगे, उनमें से आपकी फ्रिक्शन या वट एवर की वजह से 80 होंगे, ड्रॉप होंगे, 20 ड्रॉप होंगे, 80 रह जाएंगे, फिर 20 रह जाएंगे, फिर 10 रह जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा। ऑल्सो आपकी जो एफर्ट है ना ऑन दैट कस्टमर, वो इसका उलट काइंड ऑफ पिरामिड होनी चाहिए। ऊपर अगर आपने पहले स्टेप पे 1 घंटा लगाया, अगले पे आप उससे ज़्यादा लगाएं, अगले आप, क्योंकि ये कस्टमर वार्म होता जा रहा है आपके। ऐसे ही है। तो अब जब इस पॉइंट पे आ गया, वो आपके एस्टिमेशन ले रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगाएं उस पर, बहुत केयरफुली एस्टिमेट करें उसे, एजम्पशंस लिखें अपनी, जो आपने ब्रेक डाउन किया उसको डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। डू इट वेरी केयरफुली, बहुत। और क्योंकि ये कस्टमर शायद 80-85% कन्विंस्ड है अगर वो एस्टिमेशन ले रहा है, तो डोंट स्क्रू इट अप हियर, क्योंकि वो आपका पुराना टाइम भी सारा ज़ाया हो जाएगा। सो लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद तो बस इट्स जस्ट क्लोजिंग इट। बिल्कुल इसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप है। ऐसे ही है। अच्छा, मीटिंग के पॉइंट पे मैं एक चीज़ भूल गया यार ताहिर भाई, जब व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी ना, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई ऑर्डर्ड वाज Logitech C920 का कैमरा। अच्छा ठीक है, इट इज सो इम्पोर्टेंट यार। आपका मेरा परसेप्शन अगले बंदे के बारे में, मेरा परसेप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो से बनना है। बिल्कुल ऐसे और ही है। उसके ना वो मेरे से मिल रहा है, ना उसने मेरे कपड़े देखने हैं, ना उसने मेरे लाइक उसने कुछ भी नहीं। वो उस मीटिंग पे जाएगा ना, अगर उसे 4K फुटेज आ रही है, वेल लिट रूम है, ऑडियो बहुत अच्छी है, तो रिगार्डलेस ऑफ मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं बांग्लादेश में हूँ, इंडिया में हूँ, मैं ईस्टर्न यूरोप में हूँ, मैं एक हाई क्वालिटी एजेंसी ओनर के तौर पे उससे बात कर, उसको पता है इस बंदे ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे, इस बंदे ने अच्छे कैमरे में इन्वेस्ट किया है, इसने अच्छी लाइटिंग में इन्वेस्ट किया, और वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने रेट्स लाइक लिटरली डबल कर सकते हैं अगर आप ये वाला एक्सपीरियंस उसे अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट हैज़ वर्कड फिनोमिनली वेल फॉर अस यार, ज़बरदस्त। तो ये मेरे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और असल में ना ये जो नए लोग के बहुत सारे लोग ना एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग में वीडियो ऑन नहीं करते। मेरे ख्याल से तो सबसे आपने उड़ा दिया सारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही वीडियो है, अदरवाइज आपको नहीं समझ आ रही क्या चल रहा है। क्लाइंट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वहीं से ही आपके साथ हो जाता है कि भाई इसने वीडियो ऑन किया, मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है। और अगर अगले ने कस्टमर ने नहीं भी ऑन की हुई, आप कर दें वीडियो लाजमी ऑन करें, वीडियो के बगैर तो मीटिंग। और अगर आप वीडियो ऑन करने में अनकंफर्टेबल है, इसका मतलब है कि शायद कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, कॉन्फिडेंस में लैग करते हैं, या आपने कपड़े सही नहीं पहने उस वक्त, या आपकी लाइटिंग सही नहीं है, या आपकी ऑडियो सही नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनेट कनेक्शन का सही होना एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है कि अगर मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, दे डोंट केयर कि आप पाकिस्तान में, आपका इंटरनेट ज़बरदस्त चलना चाहिए। और यहीं से अगर आपकी वो जा रही है लॉस कनेक्शन, तो वो क्लाइंट भी लॉस्ट हो गया। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं एक आईटी कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, इनको इंटरनेट ही सही नहीं है। हाँ जी। तो और वही बनी बात है, सेल से पहले आपका बेस्ट बिहेवियर होना बड़ा ज़रूरी है। आपके बेस्ट बिहेवियर में आपका इंटरनेट सही नहीं है, तो मैं बाद में क्या एक्सपेक्ट करूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहीं से क्लाइंट भाग जाते हैं। बिल्कुल, उनको समझ आया था अगर आप और मैं भी कस्टमर होंगे, हम भी भाग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ गया लास्ट स्टेप क्लोजिंग का। अब मुझे बताएं कि यार ये एस्टिमेशन भी भेज दी, अब यहाँ से क्लोजिंग तक का सफ़र, जो ये सुनहरी रास्ता है, ये कैसे, ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। और ये अच्छा स्लिपरी स्लोप है काफ़ी। हाँ, स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि यहाँ पे ना हर किस्म के कस्टमर्स होते हैं। कुछ होंगे वो कहेंगे यार मुझे 15,000 कह दिया, मुझे तो 8,000 की बिड आएंगे। हाँ जी। अच्छा वही ना, यहाँ पे अब यहाँ पे असल जो बेचना है ना, वो इस पॉइंट पे आपने बेचना है। आपने एस्टिमेट उसको दे दिया, उसने फॉर एग्जांपल 2000 लिखा हुआ था, आपने उसको बना के भेज दिया 5,000 का बजट। अब वो आपसे निगोशिएशन करने। अच्छा, अब टोटली डिपेंड करता है कि आपने प्रपोजल बनाया कैसे। कई जो क्लाइंट है ना, वो यहाँ पे कन्विंस भी हो जाते हैं, 2000 का बजट लेके आते हैं, लेकिन आपने जब उनसे पहली मीटिंग की होती है, आपने उनको समझा दिया होता है, उसके बाद आपने उसको प्रपोजल भेजा है। अब यहाँ पे ना 2 तरह के क्लाइंट आपको मिलेंगे। एक तो सीधा ही रिफ्यूज़ करेगा भाई कि ये तो मेरा बजट ही नहीं है। अब उसको कन्विंस करने के लिए आप उसे कहेंगे लेट्स हैव अ मीटिंग। लेकिन अब जो ये मीटिंग है, इसके अंदर आपको अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए उसको ये बताने के लिए कि भाई ये 5,000 क्यों है, और अगर कोई तुम्हें 2,000 में करके दे रहा है तो वो तुम्हें क्या क्या चीज़ मिस करवाएगा। ये दूसरा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो असल में अगर आपको ये चीज़ नहीं पता ना, तो फिर आप उसको कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे। अब ये आपको ही पता होता है कि अगर आप एक 2,000 का काम आप 5,000 में पकड़ने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि 5,000 में मैंने क्या क्या करके देना है, और जो 2,000 में पकड़ रहा है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप पहले फारिग हैं, फिर आप फारिग हैं, फिर आपको ये प्रोजेक्ट पकड़ने नहीं चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि कोई और बंदा कम पैसे लेके क्या काम इसको करके दे रहा है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि जब इस तरह का क्लाइंट आप पकड़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि दूसरा बंदा 800 में से क्या करके देगा जो मैं इसको 5,000 में करके दे रहा हूँ।
और उसको मीटिंग पे लाएं, उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे भी 5,000 में मैं क्या 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 करूँगा। राइट, जब आपने एक्सप्लेन कर लिया उसके बाद आप उसको बताएंगे जो आपको बाकी ऑफर्स आ रही हैं, जो 800 की आ रही है, 1000 की आ रही है, 1500 की आ रही है, वो आपको क्या क्या करके देंगे, क्या क्या चीज़ें मिस करेंगे, अपना पूरा प्रोसेस बताएं उसको भी हमारा ये प्रोसेस है, ये टीम है, इस तरह से हम काम करते हैं, ये हमने पहले टेस्टिमोनियल्स दें अपने पुराने। आप जरा उनसे पूछेंगे वो क्या दे रहे हैं आप उसे ये कहें कि यार मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा देता हूँ, आप एक बार मिलने उनसे। और हर बंदे के पास एक दो कस्टमर हमारे पास हैं ऐसे जिनको आपको पता है यार इनको ब्लाइंडली भी कोई कॉल करेगा ना, ये कहेगा यार बात है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब कन्विंस करना अब टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना अंडरस्टैंड करेंगे सस्ता वाला बंदा जो क्या क्या करके दे रहा है, और जब आप अच्छा काम कर रहे हो आपको आइडिया होता है कि मैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे ना मेरे ख्याल से जब मैं अपना अगर बताऊँ, हम जो स्पेसिफिकली बजट दे रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल समथिंग कैन बी डन इन 5,000, हम कभी 5,000 बजट नहीं देते, हम देते हैं 7,000। ठीक है, 7,000 हम क्यों देते हैं? अब ये जो नेगोशिएशन वाला पॉइंट है ना, अच्छा होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कहता हूँ कि 70% ऑफ टाइम वो 7,000 पे आ जाता है। बजट तो हमने जो इंटरनल डिस्कस किया ना वो 5 हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन 7 पे भी आ जाता है। लेकिन अब जो कई क्लाइंट होते हैं वो जब 7 देखते हैं वो कहते हैं यार ये तो बड़ा ज़्यादा है, कम करें इसे। अब हम देखते हैं कि वो आ किस पॉइंट पर है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो बजट हमने इंटरनल डिस्कस किया था वो 5,000 था, वो 5,000 पे ही आ गया। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमने उनसे मीटिंग नहीं करनी, मीटिंग हमने अब भी उससे करनी और हमने कन्विंस करने की कोशिश करनी कि वो 7 पे आए। लेकिन हमारी यहाँ पर एक मतलब कि मैक्सिमम जो हम नीचे तक आ सकते हैं ना, वो हमारा पॉइंट वो है जो 5 है फॉर एग्जांपल। लेकिन हम उसको अभी भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे यार 7 पे आ जाओ। और हमने ये बफर इसीलिए रखा कि अगर वो कहीं रिलेक्टेंट होता है, नहीं क्लोज कर रहा तो हम यहाँ पर फिर खुद से आ जाएंगे यहाँ पे, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। लेकिन कई क्लाइंट वो कहते हैं वो 5,000 वाले से भी जब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे गेम बड़ी डिफरेंट है हमारी, हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 पे क्लोज करने वाले थे और वो कहता है भी मैं तो 3 देना है, मेरे पास से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे टोटली डिपेंड, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने रिसोर्सेज को देखने। हाँ जी भी रिसोर्स अवेलेबिलिटी हमारी क्या है। अगर कोई बंदा जो अपनी फर्स्ट जॉब ले रहा है उसको तो कंस्ट्रेंट नहीं है, वो पकड़ो। हाँ, लेकिन वो पकड़ो वो, लेकिन ऐसा ना पकड़ने के 3,000 में वो 6 महीने काम करता है। ये चीज़ उसको बड़ा देख के आपने देख के करना, और बड़ा लुक्रेटिव होता है कि चीज़ आ रही है उसको ना कहना बड़ा मुश्किल होता है कि यार 3,000 तो आ रहा है, तो वो पाकिस्तान में 3,000 हाँ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ वही मैं बात कर रहा था कि मैं तो अपना सिनेरियो बता था कि हम किस तरह से करते हैं, लेकिन आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि आप बजट थोड़ा ज़्यादा दें उसको, जो आपको लग रहा है होना चाहिए। नहीं आता उसके बाद चले जाए नेगोशिएशन पे देखेंगे जो आपने एक लोअर लिमिट सोची थी क्या वहाँ तक आ रहा है। अगर वहाँ तक आ रहा है तो ठीक है, क्लोज करें उसे। लेकिन कोशिश ये करेंगे जो आपने अपर लिमिट दी थी वहीं पे जाए या उसके मिडल में कहीं आए। लोएस्ट पार्ट आपने सोचा हुआ था कि वहाँ पे आना है, अगर उससे भी नीचे आ रहा है फिर आप अपनी भी अवेलेबिलिटी देखना। आप कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं न्यू भी है ना, उसके पास भी 2 प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, तीसरा ये आ रहा है। न्यू भी है, अगर उसने 1-2 प्रोजेक्ट ले लिए हैं अगर, तो फिर तो आई थिंक ये वो शायद ये चीज़ें कर चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल। और तीसरा आ रहा है तो वो प्राइसेस रेस कर बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अब डिसीजन पावर टोटली उस पर डिपेंड करती है कि 3,000 पे अगर मैं आता हूँ तो मेरे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितना इफेक्ट होंगे इस चीज़ से। अगर तो इफेक्ट मैनेज कर सकते हो तो 3,000 में कर लो, अदरवाइज फिर उससे को ठीक है कुछ और देख लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। मेरे पास इस तरह के पॉइंट्स मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं। ये तब आए थे मेरे पास जब मैं खुद ही काम करता था, खुद ही करता था काम। वहाँ पर मेरे पास ऐसे कई दफ़ा पॉइंट्स आते थे ना आप उसको। हाँ जी, वहाँ पे ये वाला काम फिर करते थे कि अच्छा यार करना है या नहीं करना। डिसीजन वहाँ पे आता था, अब भी आता, लेकिन अब एक बड़े लेवल पे डिसीजन लेना पड़ता है कि अच्छा भी रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है। अब हम उन रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बेसिस के ऊपर रेट्स अपने कम ज़्यादा भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पीछे रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। अब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उसे कहते हैं $50 पर आवर लेंगे क्योंकि पीछे हमारे पास रिसोर्स नहीं, लेवरेज आपके पास है और अगर हो गया तो वर्थ इट हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं फिर हम उसको 20 भी कहेंगे, अच्छा यार 20 दे दें। मतलब टोटली डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन क्या चल रही है। और यही सिचुएशन एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर की भी चल रही होती है कि उसके पास अभी क्या और वो कितना बिड कर सकता है। अब पहले ही दिन जाएं और बिड करें और 35 पे 30 पे 25 पे तो भाई नहीं मिलना। ये शुरू में आपको स्लो जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सीन है। स्लो करें और आप चलती हैं चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। हम आई थिंक ऑर्गेनिकली प्राइसिंग की तरफ ऑलरेडी आ ही गए हैं। तो यार प्राइसिंग ना एक बहुत आई थिंक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं है कि यार उठे अच्छा आज 20 करके देखते हैं फिर 18 करके देखते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे ही प्राइसिंग के बारे में आई थिंक मल्टीपल एवेन्यूज है, लेकिन हम हल्का सा टच करते हैं। आई थिंक इट डिजर्व्स अ पॉडकास्ट ऑफ इट्स ओन, यार हाउ टू प्राइस योर वर्क। बिल्कुल ऐसे वो हम बाद में करेंगे, लेकिन बेसिकली यार प्राइसिंग का फॉर अ फ्रीलांसर्स जो अभी शुरू में है उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि यार अपने लिए ना एक मिनिमम रेट तय करें। बिल्कुल ऐसे आप डिसाइड करें कि मैंने इससे नीचे काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे जैसे रेट्स कम हो रहे हैं ना तो कस्टमर की क्वालिटी भी कम होती जा रही है। जाहिर सी बात, कम रेट्स वाले कस्टमर आपको और ज़्यादा तंग करेंगे। ऐसे ही है।
राइट. सो व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी तो हमने सोचा था यार ये हमारी 25 जो है ना, 25 से नीचे हमने कभी काम नहीं करना. और ऐसे भी था यार कि ठीक है नहीं था काम, बफर था, लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये हमारा कार्डिनल रूल रहा है और हर साल हम कोशिश करते हैं उस रेट को बढ़ाते जाए. बिल्कुल सही है. तो फ्रीलांसर को भी यही करना चाहिए कि यार एक अपने लिए आवरली रेट सेट करें जो कि मार्केट एवरेज हो जाए. यार मार्केट एवरेज क्या होगा अभी एक वेब डेवलपर के लिए 20 18 बहुत अच्छा है पाकिस्तान. 18-20 जो भी रेट है सोच लें, उससे नीचे ना करें क्योंकि उससे नीचे आपको वो जहरीले कस्टमर मिलेंगे खतरनाक, क्योंकि आपको से काम भी बहुत ज़्यादा करवाएंगे, आगे प्रोफाइल भी ख़राब करेंगे. लेकिन असल में ना जब कोई नया बच्चा आ रहा है ना, उसको मेरे ख्याल से 18-20 जो है ना, अब हम सैचुरेशन की जब हम बात करते हैं जहाँ पे फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा हो गए, तो 18-20 एक अच्छे रेट के अंदर आता है. अच्छा. हाँ जी. जो न्यू बी है ना, मेरे ख्याल से उसको इससे भी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा. अब सैलरीज देख लेना, अगर आप किसी कंपनी में काम करें, आपको 3-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आप $1,000 तकरीबन ले रहे होते हैं. ठीक है. पाकिस्तान में यही चल रहा है ना. ठीक है. तो अब अगर वहाँ पे आप $15 पर आवर लें तो मेरे ख्याल से 12-2400 बन जाता है. ठीक है. 15 पे भी. तो मतलब आप अभी भी अपने उस लेवल से तो काफ़ी ऊपर ही जा रहे हैं ना. तो वहाँ शुरू में मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा 15 पे आ जाए, 12-13 पे आ जाए, यानी कि शुरू तो करें. जब एक तो आप स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी प्रोफाइल पे चीज़ें आने लग पड़ेंगी और आपने अच्छे कस्टमर्स मतलब हैंडल कर लिए होंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू कर दें. वो भी टोटली डिपेंड कर रहा होता है ना. आपके पास एक 15 का प्रोजेक्ट चल रहा था और आपको ज़रूरत नहीं थी, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपने 35 पे बिड कर दी है. 35 पे आपने इसलिए बिड की थी, ये तो आना ही नहीं है, लेकिन एक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर वो आ गया तो फिर आप उसको पूरी एफर्ट्स देना शुरू करें. मतलब कि टोटली डिपेंड करता है कि इन हैंड क्या है. जब इन हैंड कुछ भी नहीं है तो फिर 15 भी बड़ा अच्छा है. बिल्कुल ठीक है. लेकिन जब इन हैंड 15 है तो फिर 35 पे भी जा सकते हैं. हाँ, और यही बात है कि जब आपके 15 का प्रोजेक्ट है ना, तो आपने रुकना नहीं है. रुकना नहीं, आपने सिर्फ बिड करनी है, आपने फिर 30 पे करनी है, 28 पे करनी है, 32 पे करनी है, क्योंकि आपने पिछला छोड़ना है, आपने अगला वाला पकड़ना है, रोकना है अपने आप को. रेट्स इंक्रीज करना इज सो इम्पोर्टेंट. अच्छा, आई थिंक हमने अपवर्क का पूरा लाइफ साइकिल कवर कर लिया है. ठीक है. इसमें एक चीज़ जो आई वांटेड टू टच अपॉन वाज कि अपवर्क के अंदर ना, और वैसे ही जनरली बिजनेस के अंदर ही, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू निच डाउन. ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं शॉपिफाई का भी करता हूँ, मैं मीन मर्न भी करता हूँ, मैं जेंगो भी करता हूँ, मैं रिएक्ट भी करता हूँ, मैं एंगुलर भी करता हूँ और मैं ना रिएक्ट नेटिव भी करता हूँ. ऐसे बंदे को कोई कस्टमर भी सीरियस नहीं लेगा क्योंकि यार तू सारा कुछ करता है, यानी कि तुम कुछ भी नहीं करते. ऐसे ही है. तो आपने जो भी चीज़ करनी है ना, जो भी आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपने प्रपोजल लिखने हैं, तो उसको निच डाउन करना है. ये मेरी कैटेगरी है और उसी में उसी कैटेगरी, मेरी ये कैटेगरी है. आप जितना निच डाउन करते जाएंगे, ऑल्दो जॉब्स कम होंगी लेकिन रेट्स और इंक्रीज होते जाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही होता है. ठीक है ना. यानी कि मैं कहता हूँ यार मैं वेब डेवलपर हूँ, यहाँ पे रेट्स इतनी जॉब्स हैं और रेट्स लेट्स से एवरेज हैं. आप कहते हैं मैं पाइथन बेस्ड वेब डेवलपर हूँ, यहाँ पे जॉब्स कम है लेकिन रेट्स और ज़्यादा है. फिर कहता हूँ मैं जेंगो बेस्ड वेब डेवलपर हूँ. ठीक है. फिर आप कहते हैं मैं जेंगो में लॉजिस्टिक्स बेस्ड वेब डेवलपर हूँ. फिर आप कहते हैं मैं जेंगो में लॉजिस्टिक्स बेस्ड वेब ऐप डेवलप करता हूँ जो GDPR कंप्लायंट होती है. और कम जॉब्स होगी लेकिन रेट्स फिर आपको हो सकता है 60-70 भी चार्ज कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही है. और ये इंपॉर्टेंट है लोगों को रियलाइज करना कि सब कुछ पे बिड नहीं करना. असल में ना प्रॉब्लम बच्चों की भी ये है ना, बच्चा आता है फुल स्टैक बनने की कोशिश कर रहा है और ये अच्छी बात है, फुल स्टैक ही होना चाहिए. लेकिन फुल स्टैक में आते आते ना वो ये करता है कि वो पाइथन को भी टच कर रहा है, पाइथन जेंगो भी पकड़ ली, उसने नोड.js भी पकड़ लिए, रिएक्ट भी पकड़ लिए, एंगुलर भी उसने पकड़ लिया. अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना वो यही आती है कि जब आप ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को पकड़ रहे होते हैं ना, तो मास्टर किसी एक में भी नहीं है. जब आप मास्टर किसी एक में भी नहीं हो तो कोई जब दूसरा बंदा भी आपको देखेगा तो वो भी आपको ऐसे ही देखेगा, यार इसको भी इसका मतलब कुछ भी परफेक्टली नहीं आता. आप एक डोमेन पकड़े और उसमें परफेक्शन आप लेके आए. जब आप उसमें परफेक्शन लेके आएंगे जिसमें आपको कोई नहीं हरा सकता, आप कहते हैं भाई मैं इसका चीता हूँ. जब उसके चीते जब कोई नहीं हरा सकता तो आपको आपके मुंह मांगी अमाउंट मिलेगी. बिल्कुल. लेकिन जब आप कह रहे हैं मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, किसी में परफेक्ट है ही नहीं, तो आपको मिलेंगे वही वो थोड़े वो चलिए 5 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, बस यही मिलेगा. फिर बिल्कुल मेरे ख्याल से एक डोमेन पकड़े और उसमें अपने आप को परफेक्ट करें. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, और ये हमारी मार्केट में ये वाला मसला बहुत ज़्यादा है. बच्चों से आप डिस्कशन करते हैं, यार सर वो मैंने ना पाइथन जेंगो में काम कर रहा हूँ 3 साल से, अब मैंने नोड.js सीखनी है. राइट. क्योंकि मैं पाइथन जेंगो ऑल्सो मैं मल्टीपल कंपनीज को जानता हूँ यार कि तकरीबन लेट्स से कि उनका हेड डाउन लेट्स से 100 या 200 या 300, और यार हम करते हैं जी 30 टेक स्टैक्स पे काम करते हैं. तो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस के एंड से भी गलती है. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के एंड से भी गलती है. और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन को ना, मुझे ये लगता है कि जैसे पाइथन जेंगो और रिएक्ट.js की हम एक बात करें ना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी डोमेन है. राइट. अब हम क्या करते हैं, पाइथन जेंगो और रिएक्ट.js को छोड़ते हैं, हम कहते हैं यार वो शॉपिफाई भी शुरू करते हैं.
अभी हम इसमें इतना वो नहीं हुए थे, क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट नहीं हुए थे, एक्सपर्ट नहीं हुए थे, लेकिन हमने एक ना और डोमेन ला के रख लिया। आपको लगता है कि यार उधर असल काम है, मेरी जो चीज़ उसमें काम नहीं है, और ऐसा नहीं होता। जब आप जाते हैं आपको पता चलता है उधर की, आपको पता लगता है कि मैंने इधर सारी एफर्ट डाल दी है, काम तो मेरा उधर ही था। पर होता भी ऐसे ही है। अगर अब आपकी भी कंपनी, मेरी अपनी कंपनी है, हमने पाइथन जेंगो से स्टार्ट किया था। हमारे पास आज भी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पाइथन जेंगो के ही हैं। हमारे पास जब रिसेशन का टाइम पीछे चलता आ रहा था, अभी भी शायद हो, हमारे पास जब किसी चीज़ का काम नहीं था ना, हमारे पास पाइथन जेंगो का रिसोर्स फ्री नहीं था, वो हमारी निश है। उसके बाद जब हम रिएक्ट जेएस की बात करें, हमारे पास रिएक्ट जेएस के रिसोर्सेज फ्री थे, क्योंकि हमारी निश वो थी ही नहीं। हमारी निश थी पाइथन जेंगो, स्क्रैपी, फ्लास्क, ये सारी चीज़ें थी हमारी। वहाँ पे हमारे पास काम आज भी नहीं ख़त्म होता, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते। हम ऐसे नए रिसोर्सेज हायर कर रहे होते हैं, पाइथन में आओ। मतलब कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में जो आपकी नीश है, आपके पास उसका काम ख़त्म ही नहीं होता। अगर आप किसी और में जाने की कोशिश करते हैं तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ। आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ अभी से। मेरे ख्याल से वो बड़ी चीज़ बने, या तो आप अपनी कमज़ोरियों को रियलाइज़ करने के बजाय आप ब्लेम करें, यार ये स्टैक में मसला है, मैं सही सेल कर रहा हूँ, ये स्टैक में मसला है, असल में उधर ज़्यादा पैसे हैं। ऐसे नहीं है, वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं है, एंगल है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो आई थिंक दिस रैप्स अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट अपवर्क। ठीक है, हमने वो रैप अप कर लिया है। अगर आप में अभी इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो हम लिंक्डइन के बारे में बात कर सकते हैं। लिंक्डइन को डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं आज, मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि अपवर्क ये अच्छा, अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की ना, ये हमने इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस की थी कि जो मतलब कि न्यूबीज़ हैं उनके लिए भी हमने डिस्कस की, और जो अपनी कंपनीज बनाना चाह रहे हैं हमने उनके लिए भी डिस्कस की। लेकिन जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हैं कंपनीज बनाने में, जिनके पास 5 से 6 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं या 10 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं, उनके लिए फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन आ जाती है। ठीक है, मतलब कि आप मिड साइज नहीं, एक स्टार्टअप टाइप कंपनी, ठीक है, आप मोर देन 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको, हालांकि आपको अपवर्क भी इतना काम देता है कि आप 50 लोग एम्प्लॉयज़ भी मैनेज किए हुए हैं अपवर्क के ऊपर ही। लेकिन लिंक्डइन जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करेगा आपके लिए। अब लिंक्डइन को यूज़ कैसे करना है, वो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बड़ा कुछ है उसको देखने को, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने इसको रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया, वो मैं आपके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि अब लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे, मतलब कि हर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, हायर करने वाले रिक्रूटर, एवरीवन इज़ अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। नाउ द थिंग इज़ हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू फाइंड आउट दैट कि कौन सा बंदा किस कैटेगरी का, उसको कैसे अप्रोच करना है। आपके पास ना अब यहाँ पे थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे लिंक्डइन पे, अगर आप आ रहे हैं तो सेल्स नेविगेटर आपको लेना पड़ेगा। आप सेल्स नेविगेटर तो $30 आई थिंक। हाँ जी, अब सेल्स नेविगेटर आपने जब ले लिया, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसको यूज़ कैसे करना है। अब आधे से ज़्यादा आवाम को तो वो यूज़ ही नहीं करना आता। सेल्स नेविगेटर ले तो लिया, अब सेल्स नेविगेटर जब ले लिया तो भाई किस रीजन में आप बंदे देखना चाह रहे हो, किस कैटेगरी में बंदा देखना चाह रहे हो, किस नीश में देखना चाह रहे हो, हर फिल्टर वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इन लोगों में आती है, वो मतलब ज़्यादातर लोगों में आती है कि हाउ टू अप्रोच दोज क्लाइंट्स। अब वो आपने लोग तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसमें आप कहेंगे अच्छा ईमेल कर लेते हैं, ईमेल भी हो गई। ईमेल के अलावा कोई तरीका है, आपके पास ईमेल भी निकल आती हैं उन लोगों की, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं उनकी आप ईमेल भी निकाल सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आपके पास निकला, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ईमेल कैंपेन क्या होती है। अब लोग ना अपवर्क को इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके होते हैं कि जो ईमेल कैंपेन है, इसको आप एक आउटडेटेड टूल समझने लग पड़ते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आउटडेटेड टूल अभी भी नहीं है। कोल्ड कॉलिंग पे अभी भी जॉब्स मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, जो लोग आउटडेटेड समझ रहे हैं। जैसे ईमेल्स के ऊपर अभी भी रिस्पॉन्सेज आते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ईमेल कर किसको रहे हैं और आप राइट अप क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा आप टूल कौन सा यूज़ करें जहाँ से आपको ये पता भी लगे कि वो ओपन हो रही है, क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रेटजी रिसेंटली हमने जो यूज़ की, अपोलो का शायद आपने नाम सुना हो। अपोलो के ऊपर जब जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको बता देंगे, अपोलो के ऊपर आपको तकरीबन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग स्टार्टअप्स को जो इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं ना, उसका ऑनर कौन है, इन्वेस्टमेंट कितनी मिली, कौन से साइकिल पे हैं, कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, कितनी देर पहले शुरू हो चुके थे। इस सारी आप एंजल की बात कर रहे हैं, अपोलो की बात? अच्छा ठीक है, अपोलो पे भी है। अपोलो पे बहुत ज़्यादा है ये। अपोलो पे आपके पास क्लाइंट्स वहाँ पे हैं, मतलब कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनको कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट मिली हुई है। अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट मिली हुई है, कौन से साइकिल में मिली हुई है, कहाँ से मिली हुई है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ तक काम पूरा कर चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपोलो से आपको मिल जाती है। एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, जो आपको पेड एक्सटेंशन है, जो आपको उनके ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, उनका लिंक्डइन सब कुछ निकाल के दे देती है। अब आपके पास पैसे नहीं है अगर, तो आप कहते हैं भाई मैं तो एक्सटेंशन नहीं ले सकता, भाई फिर आप ये करें कि आप उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन गूगल पे जाकर राइट करें, आपको उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगी। अब वहाँ से डायरेक्टली क्लाइंट के साथ
कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप पहले कनेक्ट करें, वेट करें, जब कनेक्ट करें, वेट करें, इन मेल करें। अगर आपके पास उसका ईमेल एड्रेस आ गया, आप उसको ईमेल भी करें, मतलब कि जहाँ जहाँ से उसको अप्रोच कर सकते हैं उसको अप्रोच करें। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसको पैसे मिलेगा, मैं क्या उसको वाकई ही किसी बंदे की ज़रूरत है। कई दफ़ा तो आपको ऐसे होगा कि आपको अपोलो से बंदा मिला, आपने लिंक्डइन पे जाके चेक किया और आपको उसकी भी पोस्ट भी मिल जाएगी कि भाई आई एम लुकिंग फॉर दिस टीम और आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिसोर्स। ये चीज़ आपको मिलने की देर है, आपने फिर उसके ऊपर शुरू हो जाना है अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कि भाई मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी करता हूँ, आए फिर एक मीटिंग करते हैं। इनमें आपने जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस है कि आपने उसको मीटिंग तक लेके और बाद में फिर शायद वही चीज़, वही स्ट्रेटजी अप्लाई होगी, वो तो फिर सारा अपवर्क वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना, अब ये जितना सुनने में आसान लगता है ना, बिल्कुल इतना आसान नहीं है। आप हज़ारों ईमेल्स करते हैं, हज़ार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कोई आपको 5% रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन वो 5% रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त होता है कि आप ना अपवर्क को भूल जाते हैं और आप कहते हैं भाई असल स्टोरी तो यहीं पे पड़ी हुई है। लेकिन ये बहुत एफर्ट मांगता है ये काम। आपको वो लोगों को ढूंढना, फिर स्पेसिफिकली कि किसको ज़रूरत है, वो भी अब वो टोटली एक्सपीरियंस से आपको आएगा कि आप बार बार जब करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही एक्सपीरियंस होगा। ईमेल करें, उसको ईमेल करें, कम्युनिकेट करें और कोशिश करें कि उसको आप किसी तरीके से खींच के ना ले आएँ अपनी मीटिंग तक। जब मीटिंग तक आप ले आए हैं तो फिर आपने तकरीबन आधा काम तो कर लिए। बाकी सेम स्टोरी जो अपवर्क वाली है वो सारी कंटिन्यू करें और कोशिश करनी कि यहाँ पे इस बंदे को आपने ज़्यादा सुनना है। वो हमने पहले भी बात की थी, लेकिन ये जो बंदा ना, ये वाकई ज़्यादा सुनना, मतलब बताना चाहता है अपने बारे में कि मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर इसकी प्रॉब्लम आपने बड़े अच्छे से समझनी और आपने फिर उसको सोल्यूशन भी उसके लेवल का ही देना है। सोल्यूशन उसको अपवर्क वाला नहीं अब आपने देना है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आता है। अपवर्क पे ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलते हैं जो थोड़ा इतना बड़ा नहीं सोच रहे होते, या उनके पास जो रिसोर्सेज आप उनको दे रहे हो तो इतने ज़्यादा नहीं दे रहे होते, या बड़ी बात नहीं, अब छोटी छोटी तकरीबन बातों में चल रहे होते हैं। लेकिन अब जब आप लिंक्डइन पे आ रहे हैं, जिसको एक इन्वेस्टमेंट में मिली हुई है और कोई सेकंड राउंड में वो बैठा हुआ है, तो उसको सारा पता है क्या। चलो, मोस्टली आपको टेक्निकल बंदा मिल जाता है। अब टेक्निकल बंदे को टैकल करने के लिए आपको एक तो टेक्निकल भी होना पड़ेगा, आपको शार्प भी होना पड़ेगा, और आपको फुली अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके पास जाना है कि उसको चाहिए क्या। ये न्यूबीज़ के लिए नहीं है, ये न्यूबीज़ के लिए नहीं, ये उनके लिए जो पहले 1-1.5 साल से बिजनेस के अंदर हैं और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए। और ये मेरे ख्याल से जिसको इस चीज़ की समझ आ जाती है ना, वो फिर होता ही है कि वो अगली दफ़ा जब आपसे मिलते हो कहते हैं यार अब फ़र्क क्या है, नथिंग। अच्छा, ऐसे ही होता है। अच्छा, मतलब इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है यहाँ से लिंक्डइन से। ठीक है। यहाँ पे आपको 1-2 भी अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं तो आगे पूरी कंपनी वो उठा लेते हैं, 1-2 क्लाइंट्स भी उठा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपने स्टॉप तो नहीं कर जाना, आप तो फिर ढूंढ रहे हैं और मिल रहा है, चल रहा है काम। तो लिंक्डइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो थोड़ा सा बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास थोड़े एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें मे बी सम अदर डे वी कैन प्रॉब्ली टच अपॉन। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जूम इन कर सकते हैं, जैसे हमने अपवर्क पे आज जूम इन किए। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एंट्री पॉइंट के लिए अपवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइवर एंड के लिए हम स्केलिंग के लिए हम डेफिनेटली लिंक्डइन पे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट, ठीक है ताहिर भाई, मेरे पास जो लिस्ट में सारी चीज़ें थी वो जितनी हो गई हैं, एंड आई थिंक वी विल क्लोज टू द 2 hour मार्क। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस और शेयर? नहीं, शेयर क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं करने वाला, हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। बाकी मॉडल्स शुरू में हमने 3 बताए थे, उन मॉडल्स को एक दफ़ा ना लाजमी सुने ज़रा। उसके अंदर डेंजरस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त है, उसको भी एक दफ़ा देखें। करने वाला नहीं है लेकिन कर रहे हैं बड़े ज़्यादा, लेकिन उसको देखने कर कैसे रहे हैं। मैं वैसे ना इसके ऊपर मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि हमें एक पॉडकास्ट उसके ऊपर करनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकली डेंजरस मॉडल के ऊपर, कि डेंजरस मॉडल है क्या। ठीक है। अब असल में ना प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज कर बहुत ज़्यादा रही हैं लेकिन बताना कोई भी नहीं चाह रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से जब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ही रहे हैं लोग, तो फिर बताना तो चाहिए भाई कि ये भी हो सकता है और ये हो रहा है। वो फिर उसके बाद की बात है ना कि वो है क्या। ठीक है, लेकिन लाइक देखें, डेंजरस मॉडल को पॉपुलराइज करना, डू यू थिंक? नहीं, पॉपुलराइज करना मेरे ख्याल से हमारा मकसद पॉपुलराइज नहीं करना होगा, हमारा मकसद इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाना हो सकता है ना। चलिए लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट इट। डेंजरस मॉडल के नुकसानात क्या है? अच्छा, पहली तो बात ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका नुकसान, सबसे बड़ा जो नुकसान है ना इसका, हम थोड़ा सा दीनी बंदा होगा ना तो वो तो सबसे पहले आएगा कि भाई क्या कर रहे हो। मतलब ये तो सिंपली आ जाती है ना, फेक और धोखेबाजी में ये चीज़ आ जाती है ना कि आपने दिखाया कुछ और हुआ है और कर आप कुछ और रहे हैं। तो मतलब हम इसको स्पोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। और हम अभी ये डिस्कशन करें, स्पोर्ट डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है, हम स्पोर्ट इसको बिल्कुल भी नहीं करते और ये मॉडल भी ठीक नहीं है। ये तो सिंपल आप फेक बन के एक धोखेबाजी कर रहे हैं और धोखेबाजी से पैसा कमा रहे हैं। वो भी कमा रहे हैं जो वहाँ बैठा है और आप भी कमा रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से पैसे से पहले प्रायोरिटी कुछ और भी होनी चाहिए आपको, मतलब कि रियल तो होना चाहिए ना। यही डेंजरस मॉडल के अंदर मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर लिया था, उससे लोगों को पता लग जाएगा कि भाई डेंजरस मॉडल है क्या। ठीक है, ठीक है। आई थिंक वी कैन डेफिनेटली सिट एंड टॉक अबाउट दिस।
you're most welcome to do that. और I think we've got a couple of other topics as well, उन पे भी हम बात कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे. And with that, I think let's just wrap this up then. ठीक है, कोई और चीज़? नहीं, मेरे ख्याल से everything. Any final thoughts? बल्कि वो नेक्स्ट में ही अब लिंक्डइन की जैसे हमने बात की, हम लिंक्डइन के साथ ही वो जॉब पोर्टल्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों मिलके एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं. राइट. लेकिन वो हम नेक्स्ट ही कभी इंशाल्लाह उसको एब्सोल्युटली नेक्स्ट हम लिंक्डइन भी कर लेते हैं, डेंजरस मॉडल भी डिस्कस कर लेते हैं. Thank you so much, Saibhai, for your time. It was really amazing talking to you. I think like very significant overlap Upwork के specifically के अंदर ना आपका मेरा strategy तो काफ़ी ज़्यादा significant overlap है. I think over time you learned this, I've learned this. और अच्छी बात है कि now if it gets out there, तो जो चीज़ हमने 3 साल 5 साल में सीखी है वो लोग शायद 3 महीने 5 महीने में. बिल्कुल. और मुझे असल में ये लगता है कि जो हमारी डिस्कशन है ना, मैंने काफ़ी डिस्कशन मैंने भी देखे, लोग इतना ओपनली मुझे ऐसा लगता है कि बताना ही नहीं चाहते. मतलब मुझे लगता है लोग डरते हैं. हालांकि रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने रिस्क जो आपको देना है वो आपको देना है, जो मुझे देना है वो मुझे देना है. लेकिन लोग ना बताना नहीं चाहते, और वो ना असल में इस चीज़ से डरते हैं कि उनका रिस्क कम हो जाएगा. हालांकि रिस्क अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ, जितना आपको मिलना है वो मिलना ही मिलना है, जितना दूसरे के लिखा है वो मिलना है उसको भी. तो मेरे ख्याल से जो चीज़ आपके पास है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और बता देना चाहिए. अभी तो हम पॉडकास्ट पे बात करें, मैंने आपको बताया था कि हम जब आपस में मैं बैठा होता हूँ किसी के साथ, तो मैं तो हर चीज़, बल्कि आपके साथ ही 2-3 मुलाकातें मेरी हुई हैं, मैं तो हर चीज़ बता नहीं दी. हाँ, तो मैं जहाँ भी बैठता हूँ या हम जहाँ भी बैठते हैं हम हर चीज़ बता देते हैं. अगले को फ़ायदा अगर हो सकता है तो मैं आई थिंक बड़ी एरोगेंस वाली बात है ये कि आप कहें कि यार आपके पास इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि अगर दुनिया में फ्रीलांसिंग की मार्केट लेट से अगर आई डोंट नो $1 या $2 ट्रिलियन की आउटसोर्सिंग की मार्केट तकरीबन $2 ट्रिलियन की है, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप्चर कर सकती है, तो अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो बिल्कुल ऐसे ही. तो आई डोंट थिंक ये बड़ी एरोगेंट बात है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. और लाइक हर बंदे से, लाइक हम लोगों से बहुत बेहतर लोग होंगे जो कि हमारे से बहुत बेहतर अफर्ट कर रहे हैं. तो हम लाइक वेयर वी लर्न दिस फ्रॉम उन लोगों से जो हमारे से बेहतर कर रहे हैं. मैंने एवन हिरॉन की एग्जांपल दी है, एवन हिरॉन से भी ऊपर कोई होगा. अगर हर बंदा ऐसे सोचने लगे हर लेवल पे, तो फिर तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो सकता ना. तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है वो करने का. और दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू कि हमने पहली पॉडकास्ट की और ये वाली भी की. इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये खुल के बता दिया जाए क्या हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है, वो किसी का फ़ायदा ही हो जाएगा. वैसे आपका भी फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप अगले को बता रहे होंगे तो फिर शायद आप अपने को भी लाइक इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो बिल्कुल ऐसे ही है. तो बिल्कुल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस. दैट इज़ द होल स्पिरिट ऑफ दिस चैनल. बिल्कुल ऐसे ही है, ज़बरदस्त. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अगर आप कभी मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप क्वालिफाई करते हैं, वीड लव टू हैव यू. हम हर वक्त एक्सेप्शनल लोगों की तलाश में होते हैं कोजेंट लैब्स में. उसके अलावा अगर आप नीचे दिए गए लिंक्स पे अपनी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. फेसबुक और व्हाट्सएप की कम्युनिटी, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चैनल के टॉपिक्स, गेस्ट रिकमेंडेशन, CV रिव्यूज़ वगैरह वगैरह. एंड विद दैट थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.